एवरीवन, वेलकम बैक टू परशम। एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है ह्यूमन आई एंड ईयर। इसके पहले मैंने लेंसेज के बारे में और मिरर के बारे में आपको एमसीक्यू कवर कराया है, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर और लेंस, इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के बारे में, उनकी पावर के बारे में, उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। आज हम केवल ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर से जो क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, जनरली आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन आई से ही एग्जाम में दिखते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार ह्यूमन ईयर से, हमारे कानों से भी पूछ लिए जाते हैं। और एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है, बोन होती है, जिसको हम स्टेपीज़ कहते हैं, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है, उससे ही एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन बनते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन आई से आप लगातार देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हुए हैं पहले भी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू, इसका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, तो आप कोशिश कीजिए। अच्छा, आज का ये जो टॉपिक है वो किस किस एग्ज़ाम के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल साइंस पढ़ सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल एग्ज़ाम हो गया, इसके अलावा रेलवे का आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, है ना। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये टॉपिक तैयार यहाँ से हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो एक बार लिंक को आप शेयर ज़रूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को, एमसीक्यू को पढ़ सकते हैं। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक की बिल्कुल डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके है, चलो स्टार्ट कर लें अब एमसीक्यू ऑन ह्यूमन आई। तो आइए सबसे पहले आँखों के बारे में बात करते हैं। हमारी आँखें, ह्यूमन आई जो होती है वो रफली 2.3 सेंटीमीटर डाया की होती है। ठीक है, हमारी आँखों में जो सबसे ऊपर वाइट कलर का पोर्शन दिखाई देता है ना, सभी की आँखों में दिखाई देता है सफ़ेद कलर का हिस्सा, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है और एक प्रोटेक्टिंग वाइट कलर की लेयर होती है जो हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वाइट पार्ट ऑफ द आई। इसी वाइट पार्ट में जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो क्या कहलाता है आपका? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। जैसे स्केलरा, ये वाइट कलर का पोर्शन हुआ, और वाइट कलर के पोर्शन में आप यहाँ पे ये वाली जो लेयर देखेंगे, ये आपकी ऊपर की जो लेयर है, ये क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है। एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है स्केलरा का, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया की खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती, मतलब खून का सप्लाई, रक्त का सप्लाई यहाँ पे नहीं होता है। हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ही ये रेस्पिरेशन करता है। यही कारण है कि हमारे मर जाने के बाद भी कॉर्निया जीवित रहता है, क्योंकि वो, उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके, इसलिए हम कॉर्निया का यूज़ डोनेशन में करते हैं। जब भी आप आई ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, आँखों को या नेत्रदान करने की बात करते हैं, तो हम जिस हिस्से को डोनेट करते हैं वो कॉर्निया ही कहलाता है। और सबसे पहले हमारी आँखों में जो लाइट जाती है वो कॉर्निया के थ्रू ही सबसे पहले हमारी आँखों में लाइट एंटर होती है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज। तो मेन फंक्शन कॉर्निया का क्या होगा हमारी आँखों में? तो कॉर्निया का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बेंड लाइट बिफोर इट रीच द लेंस। हमारी आँखों में जो लाइट पड़ती है उस लाइट को बेंड करके लेंस तक पहुंचने से पहले उस लाइट को क्या कर देता है? बेंड करने का काम हमारा कॉर्निया करता है। ट्रांसपेरेंट होता है, स्केलरा का हिस्सा होता है, और आई डोनेशन में हम कॉर्निया का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही फेमस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई डोनेशन का वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी आंखों में, बीच में आंख में आपने देखा होगा ये पूरा जो है, ये डार्क ब्लैक कलर का हिस्सा आपको दिखाई देता है ना। ये डार्क ब्लैक कलर का जो हिस्सा है ये आपका आइरिश कहलाता है ना। डार्क मसल होती है, रिंग शेप की होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आइरिश कहते हैं।
बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का हिस्सा है ये, आइरिश कहलाता है। और ये हमारी आँखों को कलर देता है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति का कॉर्निया का कलर लगभग अलग अलग होता है। मोस्ट कॉमन जो भारत में मिलता है वो ब्राउन और ब्लैक मिलता है, लेकिन ऐश्वर्या राय उनके आइरिश का कलर क्या है, ब्लू कलर का है, इसलिए उनकी आँखें आपको ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। तो हमारी आँखों को कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आइरिश करता है। द कलर ऑफ द आइरिश एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ आई। और साथ ही साथ अब कॉर्निया के बाद लाइट कहाँ पर एंटर करेगी, तो लाइट एंटर करेगी कहाँ पर, आइरिश में। और आइरिश जो है वो प्यूपल को एडजस्ट करने का काम करेगा। आइरिश जो है वो प्यूपल मतलब क्या होता है, पुतली होती है, ठीक है ना। प्यूपल को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, आइरिश करता है। और क्योंकि प्यूपल ही तो डिसाइड करता है ना कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में एंटर होगी। आपने देखा होगा जब आपकी आंख में कोई टॉर्च मारता है तो आप सडनली आंखों को तुरंत बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा अमाउंट की लाइट आपकी आंखों में एंटर ना हो। इनफैक्ट अगर आप धूप में हैं, छत पर खड़े हुए हैं, धूप पर हैं, और फिर आप नीचे अपने कमरे में जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस समय आपका प्यूपल जो है वो एडजस्ट हो रहा होता है ना। तो हमारी आंखों को कलर देने का काम कौन करता है, आइरिश करता है। साथ ही साथ आइरिश का काम जो है वो कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग, मतलब प्यूपल की साइज़ को भी कंट्रोल करने का काम आइरिश करता है। अब इस आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिखाई देता है, यही आपकी पुतली या फिर आपका प्यूपल कहलाता है। A small opening in the iris is known as the pupil. The size is controlled with the help of iris. It controls the amount of light that enter the eyes. कितनी अमाउंट की लाइट हमारे आंखों में एंटर करेगी, ये बात कौन डिसाइड करती है, हमारी आंखों की प्यूपिल या फिर पुतली डिसाइड करती है। इतनी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब आगे, अब आपकी देखो आँखों में पहले स्कैलेरा था, फिर आपका कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आपने देखा आइरिश, आइरिस के अंदर क्या था, प्यूपल। अब ये जो लाइट प्यूपल से एंटर हुई है वो किससे पास होगी, ये पास होगी लेंस से। तो प्यूपल के पीछे जो है वो क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। हमारी आंखों में कौन सा एक लेंस है, तो हमारी आंखों में बाई कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ठीक है। दुई उत्तल लेंस पाया जाता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से भी उठा हुआ और यहाँ से भी उठा हुआ। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है, ठीक है। और इस लेंस को इस तरीके से पकड़कर कौन रखती है, जो हमारी सिलेरी लिगामेंट्स या सिलेरी मसल्स होती हैं, वो हमारे आंखों को लेंस को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। बिहाइंड द पीपल देयर इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेंस। बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल इट चेंज इट्स शेप। तो सिलेरी मसल्स की मदद से लेंस जो है वो शेप को चेंज कर सकता है ना। और हमारी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करता है, मतलब आपको दूर का देखना है या पास का देखना है, उस हिसाब से सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो आपकी लेंस को एडजस्ट करने का काम करती हैं। अगर आपको बहुत दूर का देखना हो, कोई ऑब्जेक्ट है जो दूर रखा है, दूर के ऑब्जेक्ट के समय क्या होता है, जो आपकी सिलेरी मसल्स है, मान लेते हैं ये सिलेरी मसल्स है और ये लेंस है, ठीक है। आपको दूर का देखना है तो सिलेरी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं और लेंस जो है वो थिनर हो जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन जब आपको पास का देखना है तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को सुकड़ देती हैं और लेंस जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब आप दूर का देखते हैं तो लेंस थिनर होता है, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस समय थिकर आपका लेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बुक को रीड कर रहे हो, अगर आप बुक को पास से रीड कर रहे हो तो आपको कुछ समय बाद इरिटेशन होने लगेगा, आप ज़्यादा लंबे समय तक बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आप पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और पास के ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं तो लेंस पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है और लेंस जो है वो थिकर हो गया है ना। तो जब हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस क्या होता है, थिकर हो जाता है। लेकिन अगर वहीं आप छत पे लेटे लेटे स्टार्स को देख रहे हो या बहुत दूर की चीज़ों को देख रहे हो तो उस समय आपका जो लेंस है वो थिनर हो जाता है और आपकी आंखों को रिलैक्स फील होता है, कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल्स करती हैं। आप देख सकते हैं जब आप दूर का देखेंगे तो सिलेरी मसल्स जो है हमारे लेंस को थिन कर देंगी, और जब आप पास का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा हमारा लेंस। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और बाई कॉन्वेक्स लेंस हम अपनी आंखों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है हमारी आंखों में। देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि ये कोई ऑब्जेक्ट था, हम इसे देख रहे हैं, लाइट इस पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आंखों के अंदर
लाइट एंटर हो रही है, पीपल के ज़रिए लाइट एंटर हुई, उसके बाद लेंस के पास गई और लेंस उस लाइट को क्या करता है, लेंस हमारी आंखों का जो लेंस है लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है। कन्वर्ज करने का मतलब हो गया इकट्ठा करने का काम करता है। तो लाइट इकट्ठा हो गई और लाइट जहाँ पर इकट्ठा हुई उसे हम क्या कहते हैं, रेटिना बोलते हैं। और जहाँ पर लाइट इकट्ठा होती है वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रेटिना को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि मूवी देखने जाते हैं ना, पर्दा होता है, स्क्रीन होता है, वैसे हमारी आंखों का जो पर्दा या स्क्रीन है वो कौन है, रेटिना है। क्योंकि रेटिना पे ही लाइट जो है वो एंटर होती है। कहाँ से एंटर होती है लाइट, प्यूपल से एंटर होती है, फिर लेंस से पास होती है, लेंस उस लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। जहाँ पर लाइट, जैसे कि लेंस था, लेंस से लाइट गुजरी और लेंस ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्जन कहाँ पर होती है, रेटिना पे होती है। जहाँ पे कन्वर्जन होता है उसे हम फोकल पॉइंट कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट कहेंगे। और यहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। बात सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पर्सन में ये जो लेंस का कर्व है ना, हमारी आंखों का जो लेंस है, लेंस का कर्व है और कॉर्निया का कर्व है, वो मिसमैच होते हैं। मतलब उनका फोकल लेंथ या फिर फोकस जो है वो मैच नहीं करता। इसके कारण मल्टीपल फोकल पॉइंट आपको मिलते हैं, मतलब मल्टीपल इमेज मिल रही है और कोई भी इमेज एक्यूरेट नहीं मिल रही। सारी इमेज कैसी मिल रही है, ब्लर, थोड़ी सी धुंधली हुई इमेज मिल रही है। ऐसा कब होता है, ये धुंधली इमेज आपको देखो यहाँ पे शार्प ए दिख रहा था और यहाँ पे धुंधला हुआ मल्टीपल इमेजेस के साथ आपको ए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस का कर्व था और कॉर्निया का जो कर्व है वो मिसमैच हो रहा है। इसे हम दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। एस्टिग्मेटिज्म के नाम से इसे हम जानते हैं, जब दोनों मतलब लेंस और कॉर्निया का जो कर्व है वो मिसमैच होता है। तो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स मिलते हैं और इमेज आपको ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, हेडेक होता है, आँखों में ज़्यादा जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो इसको हमने क्या कहा, दृष्टि वैषम्य कहा या एस्टिग्मेटिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन अ रेटिना आर। रेटिना जो कि हमारे ह्यूमन आई का पर्दा है, अभी हमने देखा ये लेंस था, ठीक है ना, और लेंस से लाइट एंटर हुई, लाइट को क्या किया गया, कन्वर्ज किया गया, और जहाँ पर लाइट इकट्ठी हुई उसे हमने फोकल पॉइंट बोला। और फोकल पॉइंट कहाँ बनेगा, आपके रेटिना पे बनेगा, जिसको हमने स्क्रीन या पर्दा कहा है। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है ये जो रेटिना है ये कौन सी सेल से बनी होती है। अब रेटिना में तो कई प्रकार की सेल होती हैं। रेटिना में 5 प्रकार की सेल होती है। कितनी प्रकार की सेल होती है रेटिना में, 5 प्रकार की कोशिकाएं या सेल होती हैं रेटिना में। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कौन सी सेल होगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एमाक्राइन सेल। एमाक्राइन सेल जो है वो रेटिना में होती हैं। यहाँ पर जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, और ये ऑप्टिकल नर्व सिग्नल को कहाँ पर ले जाती हैं, ब्रेन तक सिग्नल को ले जाने का काम करती हैं। तभी तो आप ऑब्जेक्ट की समझ रख पाते हो, ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेटिना में कौन सी सेल है, तो आंसर हो जाएगा एमाक्राइन सेल रेटिना में पाई जाती है। बेसिकली रेटिना में 5 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक तो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जिनके बारे में भी हम देखेंगे। 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर होते हैं आँखों में हमारे रेटिना में, एक होती हैं रॉड और दूसरे होते हैं कोन्स। अभी हम रॉड और कोन्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बाइपोलर सेल होती हैं, गैग्लियन सेल होती है, हॉरिजॉन्टल सेल और एमेक्राइन सेल। ये 5 प्रकार की सेल जो हैं वो रेटिना में पाई जाती हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो। फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर सेल, गैग्लियन सेल, हॉरिजॉन्टल सेल एंड एमेक्राइन सेल। आगे बात कर ले रेटिना के बारे में 2-4 बातें। तो रेटिना, इसको ह्यूमन आई का स्क्रीन भी कहते हैं। यहीं पर लाइट इकट्ठी होती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है, और ये इमेज जो फॉर्म होती है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, और नर्व सेल्स के ज़रिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं और ब्रेन उस इमेज को आइडेंटिफाई कर पाता है। अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं तो ऑप्टिक नर्व 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर भी यहाँ पर बोल देते हैं, कोन और रॉड। कोन्स की बात करते हैं, कोन्स आर द नर्व सेल दैट आर द मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। तो कोन्स का काम क्या होता है, उजेले में मतलब ब्राइट लाइट में देखने में हमारी मदद कौन करते हैं, कोन्स करती हैं।
ठीक है ना। और हम जो कलर्स देखते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे आप बोलते हैं ना ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये ग्रीन है या ब्लैक है ना। तो आप जो कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो वो कौन्स की मदद से आप कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हो। लेकिन बहुत सारे जानवर जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, रात के समय शिकार करते हैं, उनको ज़रूरत है कि वो कम रोशनी में भी देख सकें। इनफैक्ट हमें भी कई बार ज़रूरत होती है कि हम डिम लाइट में भी देख सकें। तो डिम लाइट में देखने में मदद कौन करती है? रॉड्स करती। तो रॉड जो होती है वो डिम लाइट में देखने में हमारी मदद करती हैं। तो ब्राइट लाइट में देखने में मदद कौन करता है? कोन्स करती हैं। कलर्स को पहचानने के लिए कोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और रॉड्स जो होती हैं वो डिम लाइट में देखने में हमें मदद करती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो देखिएगा कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे कोन्स और आयरिश में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आयरिश जो होता है ना वो हमारी आँखों को रंग देता है कि आँखें नीली होंगी या फिर ग्रीन कलर की होंगी या फिर ब्राउन कलर की होंगी, तो आँखों को कलर देने का काम आयरिश करता है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट के जो कलर्स होते हैं ना वो कोन्स की मदद से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे कि मैंने कहा कि लाइट इकट्ठी होती है रेटिना पे, और जहाँ पर रेटिना में यह पूरा रेटिना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स और रॉड्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक स्पॉट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर कोन और रॉड एब्सेंट होती है और वहाँ पर कोई विज़न नहीं होता, वहाँ पर किसी इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होता। At the junction of optical nerve and retina, there are no sensory nerve cells, so no vision is possible at that point. It's known as the blind spot. जैसे कि ये आँख है हमारी, और यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ जहाँ से नर्व सेल और ऑप्टिकल नर्व्स और इसके अलावा ये फोटो रिसेप्टर्स और आपके रेटिना मिल रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती। इसे ही हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट में याद रखिएगा कोई भी रेटिना मतलब कोई भी रॉड या कोई भी कोन्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आप अपनी आँखों को घुमा सकते हो आजू बाजू अगल बगल, है ना। चीटिंग करना है तो बगल की कॉपी में, पीछे की कॉपी में, आगे की कॉपी में झांक झांक के आप देख ही लेते हो। तो आपकी आँखों का अपना एक मूवमेंट्स होता है। तो आँखों के मूवमेंट के लिए हमारी आँखों में कुछ मसल्स भी होती हैं। हमारी आईज़ में जो है वो 6 मसल होती हैं। कितने प्रकार की मसल होती हैं? 6 प्रकार की मसल होती हैं। मसल्स के नाम क्या है? रेडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, inferior rectus, inferior oblique and superior oblique। इन मसल्स का बेसिक फंक्शन यही होता है कि डिफरेंट टेंशन है, टॉर्क है, मूवमेंट है आँखों का, इनको कंट्रोल करना, ठीक है। इतनी चीज़ें। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A cornea transplant is never rejected in human because। अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जैसे कि मैंने कहा कि आई डोनेशन में हम कॉर्निया को ही डोनेट करने का काम करते हैं, लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है वो कभी रिजेक्ट नहीं होता। जैसे कि किडनी हर व्यक्ति की, हर किसी को लगती नहीं, किडनी मैच करनी पड़ती है, लेकिन कॉर्निया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि उसमें कोई ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, तो कोई एंटीजन नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं, कुछ रिजेक्शन वाली बात ही नहीं है, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है, द फोबिया इज द मैमिलियन आई इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर इन। फोबिया स्तनधारी आँख है जो दृश्य क्षेत्र का केंद्र है, जिसमें, अब यहाँ पे देखिए फोबिया क्या है? एक सेंटर होता है विजुअल फील्ड के लिए। तो जो फोबिया होता है वहाँ पे रॉड्स नहीं होती हैं, केवल और केवल कोन्स होती हैं, और कोन्स होने के साथ साथ बहुत ही शार्प और बहुत ही शानदार, बहुत ही शार्प एंड बहुत ही शानदार परफेक्ट आपको यहाँ पर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन दिखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो रॉड बट अ हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स देयर। देखेंगे ये है आपका आँख, आँख में ये पूरा हिस्सा है आपका कॉर्निया, और कॉर्निया में मान लेते हैं ये है आपका फोबिया। तो फोबिया में क्या होता है? यहाँ पे रॉड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, केवल मल्टीपल, बहुत सारी हाई डेंसिटी में यहाँ पर कोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प सेंट्रल विज़न। शार्प सेंट्रल विजन जो है वो फोबिया से मिलता है। आपको जब ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, रीडिंग के समय, है ना। जब आप पढ़ते हो तो आपका पूरा ध्यान बुक पे मान लेते हैं होता होगा, ऑब्वियसली होता ही होगा, है ना। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ जो अक्षर लिखे हैं वो दिखाई देता है, जबकि आजू बाजू का उतना क्लियर आप नहीं देख पाते, आपको स्पष्ट सामने की चीज़ दिखाई देती है। तो ड्राइविंग के समय, रीडिंग के समय ये जो सेंट्रल विज़न के लिए और शार्प विज़न के लिए आपको फोबिया की ज़रूरत होती है, जहाँ पे रॉड्स नहीं होती, केवल कोन्स प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है, अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। आप देखेंगे ये हमारा लेंस था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और यहाँ पर ये सिलेरी मसल्स हैं जो कि हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं। जब आप दूर का देखते हो तो थिन लेंस होता है, जब पास का देखते हो तो थिक लेंस होता है। ये आइरिश था, आइरिश के अंदर आपको पीपल दिखा था, ये कॉर्निया दिखा, इतनी सारी चीज़ें हो गई। ये रेटिना है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ऑप्टिकल नर्व है, जैसे कि हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखिएगा आँखों में, हमारे आँखों में क्या है, लाइट एंटर हो रही है, बाहर क्या है, एयर है। अब हवा से लाइट एंटर हो रही है हमारी आँखों में। अब आँखों के अंदर यहाँ पर एक पानी भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। फिर लाइट लेंस से गुजरती है, लेंस के बाद गुजरने के बाद वापस से यहाँ पे लिक्विड भरा होता है जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए बार बार मीडियम चेंज हो रहा है, पहले हवा थी, फिर एक्वस ह्यूमर था, फिर लेंस था, फिर विट्रस ह्यूमर था। मतलब बार बार क्या हुआ, आपका मीडियम चेंज हुआ जब लाइट ट्रेवल कर रही थी। और आप सभी को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन की घटना, सभी ने पढ़ी होगी, है ना। तो जब बार बार मीडियम चेंज होता है लाइट का, तो लाइट सीधे रास्ते में ना जाकर अपने रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा कर लेती है, अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, जिसे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमारी आंखों में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कहीं अलग अलग है। हवा में थे तो एक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉर्निया में 1.3 था, एक्वस ह्यूमर में 1.336 था, लेंस में 1.42 था। याद रखेंगे ह्यूमन आई में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 होता है और विट्रस ह्यूमर में 1.3 थी। तो बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, बार बार मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए लाइट जो होती है वो बेंड होती है, अपने रास्ते को बार बार चेंज करती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यही तो रीज़न था, जब लाइट एंटर हो रही थी तो लाइट सीधी ना गुजर के, सीधी ना एंटर होके क्या हो गई, बेंड हो गई। यही रीज़न था कि लाइट बेंड हो गई और रेटिना पे जहाँ पे लाइट मिली वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आपका सारा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वॉट बेंड द रे टू फॉर्म एन इमेज। तो बार बार क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो बेंड होती है और इमेज का फॉर्मेशन करती है, रेटिना पे ये मिलते हैं। द रेटिना कंटेंट फोटो रिसेप्टर, जिनको हम रॉड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंड दे बेसिकली डिटेक्ट द इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अगर आपको एक सिंपल शब्दों में आंसर करना हो कि रॉड और कोन्स क्या करती हैं, तो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। और हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब उल्टी इमेज बनती है, स्मॉल और रियल इमेज बनती है। फिर ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमको लार्ज करके इमेज को दिखा देता है, ठीक है, और सीधी करके इमेज को दिखा देता है। बात क्लियर हो गई इतनी? चलो, इन द ह्यूमन आई द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इज कम्पोज्ड ऑफ, हमारी आंखों में जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ये जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड हमारी आंखों में होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 4 प्रकार की बातें लिखी और पूछा है कि कौन सा प्रोटीन है, अगर प्रोटीन से बने भी हैं तो कौन सा प्रोटीन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अब फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जो होते हैं, जो हमारी विज़न के लिए प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम रोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। और ये जो रोडोप्सिन होता है वो 2 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, जिसको ऑप्सिन और रेटिनल कहते हैं, ऑप्सिन एंड रेटिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन दोनों से मिलके बने हुए होते हैं। लिखा है द आई लेंसेज, हमारी आंखों में कैसा लेंस होता है? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चा गलत करके आएगा, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ के आते हैं कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है। बिल्कुल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक बड़े होते होते तक हम इसको ही पढ़ रहे हैं कि आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्वेक्स भी आंसर है और वाई कॉन्वेक्स भी आंसर है, तो आपको आंसर डी लगाना है। बाई कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है, डी, है ना। आपके में ऐसा तो लेंस है नहीं, ऐसा लेंस है ना, और इसको हम क्या कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, है ना। तो इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कई बार एग्जाम में हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज़, परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी आँखों का कितना होता है? तो हमारी आँखों का जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है वो 1/16 सेकेंड होता है, 1/16 सेकेंड होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
तो देखिएगा हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो इमेज को कुछ सेकंड तक होल्ड कर सकता है। मतलब आपको मैं कंटिन्यूअस में स्टेशनरी इमेज दिखाऊं, पहली इमेज दिखाई, फिर दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, तो पहली वाली इमेज आपके ब्रेन में स्टोर थी, आपको मैंने दूसरी दिखाई, कुछ सेकंड तक ये स्टोर रही, फिर दूसरी इमेज आ गई। तो इस तरीके से आपको मोशन पिक्चर दिखाई देंगी, कोई चीज़ फिल्म के फॉर्म में चल रही है। मतलब मैं मल्टीपल इमेज आपको लाइन से दिखाते जाऊँ दिखाते जाऊँ दिखाते जाऊँ, तो आपको क्या लगेगा कि एक पिक्चर चल रही है। मतलब कुछ समय तक हमारी ब्रेन में वो पिक्चर स्टोर होती है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन इज द ऑप्टिकल फिनोमेना where the illusion of motion is created because the brain intercept multiple still image as on। ठीक है, इसलिए 1/16 जो है वो परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी आंखों का होता है। नेक्स्ट है द टर्म अकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आईज रिफर टू इट्स एबिलिटी टू। अभी अकोमोडेशन वर्ड आई के रिस्पेक्ट में आप कैसे यूज़ करोगे, तो अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट हो हमारी आंखों की, जिससे हम दूर का और पास का ईजिली देख सकें, इसे ही हम अकोमोडेशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है ना। तो आपको पता है जब आप दूर का देखते हो, यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस डिस्टेंस एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना ऑफ द आई, इट्स कॉल्ड द अकोमोडेशन। मतलब आप दूर की वस्तुओं को भी देख सको, पास की वस्तुओं को देख सको, उस हिसाब से आपकी फोकल लेंथ, आपकी लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो। इसी प्रोसेस को आपने अकोमोडेशन कहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा जब आप दूर का देखते हो तो आपका लेंस थिन हो जाता है और आपकी सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है उस समय क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ उस समय मैक्सिमम होती है जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देखते हो। ठीक है, और दूर के ऑब्जेक्ट के केस में पैरेलल लाइट एंटर होती है हमारी आंखों में, कन्वर्ज होती है, रेटिना पे मिलती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये आपका जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। वहीं अगर जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो पास का ऑब्जेक्ट जब आप देखते हैं तो सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, हमारा जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है और फोकल लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, या फिर फोकल लेंथ क्या है, डिक्रीज हो जाती है। और फिर लाइट आती है इस तरीके से और फिर डाइवर्ज होके इमेज का फॉर्मेशन करती है। The power of accommodation of normal eye that enable to see clearly an object to close to 25 centimeter and as far as infinity। तो हम बहुत दूर तक, हम स्टार्स को देख लेते हैं, स्टार तो आई थिंक बहुत दूर है, तो हम बहुत दूर इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारी लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाउ आई एडजस्ट इन ऑर्डर टू फोकस द इमेज ऑफ नियर आर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। किस तरीके से हमारी आंखों में जो लेंस है वो एडजस्ट होता है जिससे हम दूर और पास दोनों की वस्तुओं को देख सकें और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बन सके। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास सिलेरी मसल्स या लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे लेंस को एडजस्ट करते हैं। द लेंस बिकम थिकर आर थिनर अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई व्यक्ति जो दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहा है, तो उसका वो मतलब वो किस बीमारी से ग्रसित है या सफ़र कर रहा है, या उसके विजन में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें लिखा है कोई व्यक्ति दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, मतलब पास की चीज़ों को तो सही से देख रहा है, निकट दृष्टि तो सही है, लेकिन बाकी सारे दोष हैं। पास की चीज़ों को तो क्लियर देख पा रहा है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा, मतलब उसे निकट दृष्टि दोष है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप मायोपिया बोलते हो। और मायोपिया को हटाने के लिए आप कॉनकेव लेंस लगा देते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसको दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसे क्या है, मायोपिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पास की चीज़ें क्लियर है लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नहीं है, मायोपिया उसे हो गया है। ठीक है। Myopia, the defect of an eye in which cannot see the distant object clearly is called the myopia. A person with myopia can see nearby object clearly. तो जब जिसे मायोपिया होता है वो पास की चीज़ों को क्लियर देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। मायोपिया होने की रीज़न क्या है, तो मायोपिया होने का रीज़न होता है कि आपका जो लेंस था उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज़ हो गई है। कन्वर्जिंग जो पावर थी ना वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। मान लेते मेरे पास एक लेंस है और लेंस क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। अगर इसकी कन्वर्जन पावर इंक्रीज हो गई तो ये बहुत जल्दी ही लाइट को कन्वर्ज कर देगा
और रेटिना तक लाइट पहुंचेगी नहीं, मतलब रेटिना से पहले ही लाइट कन्वर्ज हो गई, और जहाँ पे कन्वर्जन होगा वहीं पे तो इमेज बन जाएगी। इसे ही आपने क्या कहा, मायोपिया की लेंस के पास ही आपकी इमेज बन गई, रेटिना तक तो पहुंची नहीं। हमारा जो लेंस था उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, तो जब कन्वर्जिंग पावर हमारी लेंस की ज़्यादा होती है तो वो लाइट को रेटिना के पहले ही कन्वर्ज कर लेता है, इसे ही हम मायोपिया कहते हैं। या फिर आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर आई बॉल ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब भी आपके रेटिना और आई बॉल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो जाता है। तो मायोपिया के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस हो गया है, या आई बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, टू लॉन्ग हो गई है। If the eyeball is too long, then the retina is at a larger distance from the eye lens. In this case, along the image is formed the front of retina, even though the eye lens has correct conversion power. ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हो। जब कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हो तो आपकी कन्वर्जिंग पावर ठीक हो जाती है और सही तरीके से रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होने लगता है। बस इतना ही सा याद रखना था। चलो एक क्वेश्चन है, गॉट हिज आई टेस्टेड, कोई व्यक्ति जिसकी आंखों का टेस्ट हुआ है और उसको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि लेफ्ट साइड में -3 डायोप्टर का पावर है और राइट साइड पे -3.50 डायोप्टर की पावर है। डायोप्टर ही आपकी लेंस की पावर होती है, ये बात आपको पहले भी मैंने सिखाई हुई है। तो बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति को कौन सी प्रॉब्लम है, तो देखिएगा -3, अब लेंस जो होते हैं लेंस की पावर पॉजिटिव भी होती है और लेंस की पावर नेगेटिव भी होती है। लेंस की पावर पॉजिटिव है मतलब उसको कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस की पावर नेगेटिव है मतलब उसको कॉनकेव लेंस है। और यहाँ पर दोनों में क्या है, माइनस है मतलब कॉनकेव है, और कॉनकेव लेंस है मतलब मायोपिया है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। अवतल लेंस लगाया हुआ है, अवतल लेंस मतलब नेगेटिव पावर मतलब निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंक कर पा रहे हो ना, बस ऐसे ही पढ़ते चलो और लेंस वाला चैप्टर एक बार आप देख लेना एमसीक्यू का, जिससे थोड़े से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हो सके। अब देखो हमारे पास दो आंखें होती हैं, तो क्या एक ही आंख होती तो नहीं देख पाते क्या, बिल्कुल देख पाते हैं। एक आंख होती तो भी देख पाते, दो आंखें हैं तो और अच्छे से देख पा रहे हैं। अब शंकर जी तो है नहीं है कि तीन आंखें होंगी, है कि नहीं है। अब दो आंखें हैं इसका मतलब क्या है, दो आंखें हैं मतलब आप ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया देख सकते हो, जो फील्ड एरिया है, जो फील्ड व्यू है वो ज़्यादा बड़ा है। अगर एक आंख होती तो आप 150 डिग्री तक का देख सकते थे, लेकिन दोनों आंखें हैं तो पूरा 180 डिग्री तक का आप देख सकते हो। तो वही पूछा है, विद बोथ आई ओपन अ पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट, तो कितना होगा पर्सन का फील्ड व्यू, 180। अब 360 मत बोल देना, पीछे का कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे ना, ऐसा सर घूमता तो है नहीं अपना, है ना। तो 360 मत लिख देना, 180 अपन पूरा फील्ड व्यू देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है हैविंग टू आई फैसिलिटेट इन, अब दो आंखों का क्या फ़ायदा है, तो पहला फ़ायदा है तो ये है कि इंक्रीजिंग द फील्ड व्यू, फील्ड व्यू बढ़ जाता है, 180 डिग्री तक पूरा देख लेते हो। ब्रिंगिंग 3 डायमेंशनल व्यू, आपको 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देता है, साथ ही साथ डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड साइज। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही है, हमारी दो आंखें होने का फ़ायदा यही है। ए बी एंड सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द लेप्टम लूसिडम डू, लेप्टम लूसिडम क्या करता है। मैडम ये शब्द तो पहली बार सुना है, ऐसे कैसे, पर देखा तो ज़रूर है। नहीं नहीं देखा, ऐसे कैसे नहीं देखा, मैं बोल रही हूँ देखा है मतलब देखा है, कहाँ देखा है, बिल्लियों को देखा है, अंधेरे में कैसी उनकी आंखें अजीब अजीब से चमकती नहीं है क्या, या फिर ऐसे एनिमल्स जो रात को शिकार करते हैं उनकी आंखें भी अलग तरीके से चमकती हैं, उसे ही हम जो है वो टैप्टम ल्यूसिडम कहते हैं, जिनमें रॉड्स ज़्यादा होती हैं और रात को या डिम लाइट में देखने में उनकी मदद करती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिव्स एनिमल नाइट विजन, इसको ही हम टैप्टम लूसिडम कहते हैं। ये देखो इस तरीके से बिल्ली की आंखें कभी तो देखी होंगी आपने। तो यहाँ पे टैप्टम लूसिडम एक जो है वो रिफ्लेक्टिंग लेयर है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे एक रिफ्लेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट फॉर द नाइट विजन इन मैनी नॉक्ट्रल वेट्रिबल, जो आपके निशाचर जीव जंतु होते हैं जो रात को घूमते हैं उनको नाइट विजन करने में, नाइट में देखने में मदद करने का काम ये करती हैं। नेक्स्ट है, द इनर मोस्ट लेयर एंड द मोस्ट डेलिकेट लेयर ऑफ आई बॉल वेयर द फोटो रिसेप्टर आर लोकेटेड आर, हमारी आंखों के सबसे अंदर की लेयर जहाँ पे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
तो अभी मैंने सिखाया था हमारी आँखों की सबसे अंदर की लेयर जहाँ पे फोटो रिसेप्टर होते हैं और बहुत ही डेलिकेट लेयर होती है, उसे हम रेटिना कहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने का है। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। अब हमारी आंखों में जो ट्रांसपेरेंट लेंस लगा है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, वो किसकी मदद से? तो बिल्कुल मैंने बताया था सिलेरी मसल्स होती हैं और लिगामेंट अटैच होते हैं। तो लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं और यही फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में लेंस की मदद करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो ये हमारी आंखों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। आई थिंक कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपने नया सीखा होगा। अब हम ऐसे ही अपने कानों के बारे में भी थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं। तो ईयर, हमारे जो कान होते हैं वो भी एक सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं जो आवाज़ को सुनने में और हमारी बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करने में, बॉडी के बैलेंस के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे कानों का काम केवल और केवल सुनना नहीं होता है। हमारी कानों का जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करना है। अगर आप बैठे हो, अगर आप गिर रहे हो तो कैसे पता चल जाता है कि आप गिर रहे हो? क्योंकि हमारे कानों में एक लिक्विड, एक वैक्स या एक फ्लूइड पाया जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमें पता चल जाता है कि हम गिर रहे हैं। तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे ईयर मतलब हमारे कानों का होता है। The ear is a sensitive organ of the human body. It is a mainly concentrated with a detecting, transmitting and transducing sound, maintaining a sense of balance and another important function performed by the human ear. अब हमारे कानों के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक तो आउटर ईयर, ये जो पूरा हिस्सा है ना, फनल के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका आउटर ईयर है। फिर आपकी ऑडिटरी कैनल के बाद ये आपका पूरा मिडिल ईयर कहलाता है और ये मिडिल ईयर के बाद ये जो पीछे का हिस्सा है आपका इनर ईयर कहलाता है। तो हमारे जो कान होते हैं उसके 3 हिस्से हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, जिसमें मिडिल ईयर और आउटर ईयर ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हम इनके बारे में और सीखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट रिसीव साउंड वाइब्रेशन एंड पासिस टू द एयर ड्रम। हम साउंड को कहाँ से रिसीव करते हैं और फिर ये जो साउंड है वो एयर ड्रम तक जाते हैं। तो देखिए हमारे सबसे ऊपर का जो हिस्सा है कान का एकदम फनल जैसा है ना, और उसको हम क्या कहते हैं? पिना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं। और यही है जो सिग्नल को रिसीव करता है और फिर इसको आगे ईयर ड्रम तक ले जाता है। तो लिखा है कि रिसीव साउंड वाइब्रेशन। हम कहाँ से रिसीव करते हैं साउंड वाइब्रेशन? पिना से, और पिना जो है वो आउटर ईयर का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो फनल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही पिना है। यहीं से साउंड वेव या वाइब्रेशन हमारे कानों में एंटर होते हैं। ठीक है, इसी को हम पिना कहते हैं। पिना जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से कवर होता है और लेयर ऑफ स्किन इस पे चढ़ी हुई होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज। तो आपको पता है हमारे कानों में क्या पाया जाता है? हमारे कानों में कार्टिलेज पाया जाता है और कार्टिलेज ही क्या कहलाती है? सॉफ्ट बोन कहलाती हैं। फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इन्हें मिडिल एयर तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, तभी तो बोला था ये रिसीव करता है सिग्नल्स को और एयर ड्रम मतलब मिडिल एयर तक पहुंचाने का काम जो है वो करता है हमारा पिना। ठीक है, अब आउटर एयर जो होता है उसके कुछ और पार्ट होते हैं। तो आउटर एयर का एक और पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। तो ये स्लाइडली कर्व बोन होती है, कैनल की तरह बोन होती है। इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो कार्टिलेज से बना होता है, सॉरी इंटीरियर पार्ट जो होता है इसका बोन से बना होता है और एक्सटीरियर पार्ट जो है इसका कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्या पाई जाती है? वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पे? वैक्स ग्लैंड। कभी तो आप लोगों ने कानों को साफ किया होगा, वैक्स निकली होगी ना तो वही वैक्स ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, आउटर ईयर में यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलेगी जिसको हम कानों का पर्दा कहते हैं। बोलते ना, अबे ज़्यादा ज़ोर से मत चलना, कानों का पर्दा फट जाएगा। वही चीज़ है कानों का पर्दा, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो आउटर एयर और मिडिल एयर को सेपरेट करने का काम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा करता है। साथ ही साथ एक कान का पर्दा साउंड सिग्नल को रिसीव करने के साथ साथ हमारे साउंड वेव को एम्पलीफाई भी कर देता है। ठीक है ना, एम्पलीफाई करने का काम भी करता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम उम्बो कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपकी पूरी आउटर एयर की कहानी थी, एक्सटर्नल एयर की कहानी थी। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे।
द बॉर्डर बिटवीन द मिडिल एंड इनर एयर इज फॉर्म्ड बाय, मिडिल एयर और इनर एयर के बीच में क्या होता है, तो एक ओवल विंडो होती है। ओवल विंडो जो है वो मिडिल एयर और इनर एयर के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम मिडिल एयर के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। ये इतना हिस्सा जो है ना, ये पूरा आपका मिडिल एयर कहलाता है। मिडिल एयर में आपको सबसे पहले टिम्पैनिक कैविटी दिखेगी। टिम्पैनिक कैविटी जो है वो एक नैरो एयर फिल्ड कैविटी होती है, जो एक्सटर्नल एयर और जो हमारा कान का पर्दा है ना, टिम्पेटिक मेम्ब्रेन, और इनर एयर को बोनी बॉल से सेपरेट करती है। तो बोनी बॉल कहाँ पे मिलेंगी? बोनी बॉल जो है वो इनर एयर में मिलती है, टिम्पेटिक मेम्ब्रेन आपको एक्सटर्नल एयर में मिलती है, और इनसे सेपरेट करने का काम टिम्पैनिक कैविटी करती है। ठीक है, और टिम्पैनिक कैविटी जो है इसी को ही हम ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एस्टेकियन ट्यूब दिखेगी, जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब कहलाएगी। और ये क्या करती है, हमारा जो कान का पर्दा है उसमें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो दोनों साइड पे जो टिम्पेटिक मेम्ब्रेन के कान के पर्दे में जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम जो है वो यूकेटिशियन ट्यूब करती है। साथ ही साथ ये हमारे फेरिंग्स के साथ या नेसोफेरिंग्स के साथ भी कनेक्टिव होती है। इसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, मिडिल एयर में आपको एयर ऑसिकल्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली एयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम इनके बारे में देखते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव फ्रॉम द एयर ड्रम टू द मिडिल एयर। तो एयर ड्रम से साउंड सिग्नल्स को जो है वो मिडिल एयर तक पहुंचाने का काम जो है वो एयर ऑसिकल्स करते हैं। 3 होते हैं, एक तो मैलस, इनकस और स्टेपीज। आप लोगों ने हमेशा इनके बारे में पढ़ा होगा कि कानों में 3 हड्डियां हैं, मैलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्लियर है। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। फिर मैलस, मैलस जो होता है वो हैमर शेप का एक बोन होता है, जिसमें आप देखेंगे हैमर का जो हेड है वो इनकस के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो ये कह सकते हो हैंड है वो आपको एयर ड्रम के साथ कनेक्टेड दिखाई देगा। फिर बीच में क्या आता है? इनकस आता है, जो मैलस और स्टेपीज से कनेक्टेड होता है। और फिर स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी बोन होती है, और यहाँ पर आपको ये पूरा एक्टेशियन ट्यूब भी दिखाई देगा, जिसके ज़रिए पूरे साउंड वेव अब आपके मिडिल के बाद इनर ईयर में पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ नो रोल टू प्ले इन अ हियरिंग बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हिस्सा हमारे कानों का ऐसा होता है जिसका काम सुनना नहीं होता लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारा इनर ईयर का जो हिस्सा होता है, जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं, इसमें आपको कुछ लिक्विड मिलेगा जो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा। इसका काम सुनना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हिस्सा हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ना इनर ईयर के पास का, ये हिस्सा आपका वेस्टिबुलर कहलाता है। द वेस्टिबुलर सिस्टम फंक्शन टू डिटेक्ट द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ आर हेड इन स्पेस। ठीक है, हमारे हेड के पोजिशन और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस अलाउ फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारे दोनों आँखों के आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हिस्सा होता है, और एक इनर ईयर का हमारे अंदर वाले कानों का ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। मिडिल ईयर एम्पलीफाइड साउंड वेव, बिल्कुल एयर ड्रम जो है वहीं से एम्पलीफाई होते हैं हमारे साउंड वेव्स। ठीक है, हेयर सेल प्रेजेंट ऑन वेसिलर मेम्ब्रेन। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्युलर एंड यूट्रिकल मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और फिर यहाँ लिखा है क्रिस्टा परफॉर्म हियरिंग फंक्शन। अब ये क्रिस्टा जो होती है ना, ये क्रिस्टा तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, इसका कानों से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी को इतना भी पता है कि क्रिस्टा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, भले आपको उस दूसरी चीज़ों के बारे में शायद पता ना हो तो भी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रिस्टा जो है वो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे जो है वो इनकरेक्टली मैच है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। बस आपको करना कुछ नहीं है, इनके डायग्राम बना लीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। नाम थोड़े से टफ होते हैं, 2-4 बार रिवाइज़ करेंगे याद हो जाएंगे। और
पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए, तो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा थ्योरी सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो परचम के एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप कोर्स को भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।